नमस्कार दोस्तों। ईरान के ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अब एक हमला किया है रात के अंधेरे में कि पूरा मिडल ईस्ट हिल चुका है। उसे लगता है कि अब इजराइल इसका ऐसा बदला लेगा ईरान के साथ कि ईरान की नानी याद करेगा। ट्यूसडे नाइट को आपको मालूम है, कल रात एक इतना बड़ा हमला 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी गई हैं ईरान की तरफ से। और जो मिडल ईस्ट है वो तो हिल ही रहा है, लेकिन ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है, वो भी बात करूंगा आपके साथ। ये कल्मिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके कारण यहां तक ये बात पहुंच गई है। इसराइल ने रिटेलिएट करने की धमकी भी दी है और रिटेलिएट भी पहले किया, बड़े ही कैरेक्टरिस्टिक फैशन के साथ। बता देता हूं मैं इसराइल की जिस तरह से उन्होंने नानी याद दिलाई हुई है सारे मुसलमान कंट्रियों को। 7 मुसलमान कंट्रियां हैं उसके आसपास और सब ने एक ही चीज ठानी हुई है कि इजराइल को खत्म करना है। और इजराइल है कि सबको ऐसे नचारा है इस उंगली के ऊपर, इस वाली पे जिसपे कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उठाया था, वो इजराइल कर रहा है इन मुसलमानों के साथ। ईरान ने भी थ्रेटन कर दिया कि अगर इस जो हमला किया है 200 मिसाइलों का, अगर इजराइल ने इसका बदला लेने की कोशिश करी तो अगली बार 2000 से नहीं 20,000 मिसाइलें वो फेंकेगा। और दुनिया जो है अब बिल्कुल एज पे आ गई है। अब क्या होगा? और ये जो ड्रामा चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, ये मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि इन मुसलमानों की आइडियोलॉजी है जो भी नॉन मुसलमान कंट्री हैं उसे तबाह करना है, उसे इस्लामिक बनाना है। तो पूरी दुनिया चुप क्यों है? कि आप बोलते क्यों नहीं ओपनली कि भाई आपका जो ये पागलपन है, क्योंकि मदरसे का पहले 3 अक्षर मैड से ही शुरू होते हैं जहां पर पागलपन इनको पढ़ाया जाता है कि ये पागलपन को खत्म क्यों नहीं करते थे। और अगर खत्म नहीं कर सकते तो पागलपन जो है पूरा ही खत्म कर दीजिए। थोड़े से लोग तो हैं पूरी दुनिया में जो पागल हैं। ये बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कि 15 से 20% जो लोग हैं वो पागल हैं, बाकी सारे तो बड़े ही चंगे पले हैं। चलो अब चंगे पले लोगों का भी आपको मैं बता देता हूं हुआ क्या है। ईरान ने जो एक तरह से बदला लिया, जो हिजबुल्लाह का चीफ था और हमास का जो लीडर था उनको मारने का। इजराइल की फोर्सेस ने वहां गए, उनकी कंट्री में गए और वहां जाकर लेबनान में हो ईरान में हो उनको मार दिया। अब गाजा है, ईरान है, वहां पर जो ये बोल रहे हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड और लिब्रांडो कि बड़े चंगे पले लोग हैं, ईरान में, गाजा में, लेबनान में लोगों ने जश्न मनाया है। अभी तो रात को हुआ है, आज आपको कश्मीर में भी वो जश्न मनता हुआ दिखाई देगा। इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने उग्रवादियों को मार दिया और यहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं। और मोदी जी भारत में बोलते हैं मैंने कश्मीरियों के दिल से आतंकवाद का जो साया था उसको खत्म कर दिया। उनके ऊपर आतंकवाद का साया खत्म कर दिया, दिलों में जो आतंकवाद है उसको कैसे खत्म करेंगे? वो तो मदरसे में कूट कूट के भरा हुआ है इनके अंदर। और जो खमेनी है वही जो बुरके में डर के छुप कर बैठा हुआ था, उसने बोल दिया कि अब ज्यूइश गवर्नमेंट जो है उसका डिकेइंग सिस्टम हम खत्म करेंगे, यानी कि ज्यूइश इजराइल को हम खत्म करेंगे। खुद बुरके में छुपकर बैठा है, अल्लाह से डरता नहीं है जितना याहू से डर रहा है आजकल। और क्या बोल रहा है कि इजराइल को खत्म कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। असैसिनेशन जो है और रिटेलिएशन, ये दोनों का एक खेल चल रहा है। इजराइल ने 27 सितंबर को कहां पर जाकर, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स बैरूत में जाकर उसके हसन नसरुल्लाह, वही जो गया था ऊपर ये सोचकर कि 72 हुरें उसका इंतजार कर रही होंगी। हुआ क्या? सोचा क्या था इसके साथ, तो यार खेला हो गया। ये सोच रहा था कि मुझे 72 हुरें मिलेंगी, लेकिन वहां पर इसको नर्क में रेड कारपेट दिया गया, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है नर्क में। और बोल दिया उसको वेलकम टू दिस नर्क, तुम्हारी बहुत देर से इंतजार था। दोस्तों, इजराइल ने भी बैक टू बैक इतनी असैसिनेशंस करी हैं इन मुसलमानों की जानवरों की कि उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन तो होना ही था। ईरान ने कर दिया, जबकि बहुत देर से ईरान बोल रहा था कि मैं अटैक करूंगा, लेकिन नहीं किया था। मैंने लास्ट टाइम बोला था ईरान इतनी जल्दी अटैक नहीं करेगा। कुछ नहीं हुआ जब हमास के जानवर को मारा गया। और इस बार एयर स्ट्राइक्स भी इतनी जबरदस्त करी हैं ईरान ने कि इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब सोच देखिए 200 मिसाइलें इकट्ठी आई हों और जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको ये ईरान का है, इवन अमेरिका भी हेल्प कर रहा है उसमें, वो उसकी लिमिट्स क्रॉस हो गई। 200 मिसाइल इकट्ठी, कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल एक वॉर है।
साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि रात के अंधेरे में आपको सायरन सुनाई दें चारों तरफ से, दिल दहल जाता है। और भाई हमारे यहाँ पर अगर कहीं वो जो एम्बुलेंस होती है उसकी टू टू की आवाज आती है तो दिल दहल जाता है उसको सुन के ही, कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है आसपास। और यहाँ तो पूरे कंट्री में सायरन बजाए गए। आपको मालूम है इजराइल हमेशा ही हाई अलर्ट के ऊपर वो रहता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएसए, रशिया, यूरोपियन नेशंस, ये सारे के सारे लोगों का इस मिडिल ईस्ट के अंदर हाई इंटरेस्ट है। क्यों? तेल की जगह है, इसीलिए सारा दुनिया इसराइल का साथ ना देकर इन जानवरों का साथ देती है क्योंकि इनके पास तेल है। दोस्तों, ये जो बार बार बोलते हैं लोग कि ये बड़े ही अच्छे लोग हैं, ये तो कुछ कुछ चंद लोग हैं जो उग्रवाद का काम करते हैं। जो नहीं करते उग्रवाद का काम, जो बॉम्ब ब्लास्ट हो या कभी मिसाइलें फेंकनी हो, पत्थर फेंकने हो, उसका काम 90% मुसलमान नहीं करते। लेकिन जब हमले होते हैं नॉन मुसलमानों के ऊपर तो भगड़े भी ये 90% ही डालते हैं। क्या आपने 90% लोगों को, जो चंगे पले लोग हैं, क्या इनको कभी आपने प्रोटेस्ट करते देखा है कि जो हमारे 10% पागल लोग हैं इनके अगेंस्ट हम विद्रोह करते हैं? कभी सुना आपने? सेलिब्रेशन में ये खड़े होंगे, विद्रोह में कभी खड़े नहीं होंगे। ये सारे के सारे 100% जिहादी हैं। एक भी इंसान नहीं है इनमें, पागलपन का रस बचपन से पड़ा हुआ है। और जो ईरान है, ईरान ने तो अब ये डिक्लेयर कर दिया ओपनली कि हम कोई भी किसी भी इजरायली को छोड़ेंगे नहीं। अब ये वॉर लंबा चलेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि यूएसए में बाइडेन चाहता है कि इस एरिया में वॉर शुरू हो। ईरान इजराइल का वॉर 2 महीने पहले मैंने बोल दिया था आपको कि ये वॉर शुरू होगा। और यूएसए पूरा लगा हुआ है इसको भड़काने के लिए। क्यों? क्योंकि बाइडेन को अब एक मौका मिलेगा दिखाने के लिए, देखिए जी मैं कितना ग्रेट आदमी हूं, मैंने तो वॉर शुरू करवा दिया। क्योंकि जब वॉर शुरू होता है सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकन जो डीप स्टेट है उसी को होता है। ईरान ने बोल दिया हम इसका बदला लेंगे ईरान के साथ 1000 गुना ज्यादा तेज। क्या करेगा? कुछ और मिसाइलें फेंक देगा। और इजराइल भी ऐसा है, अब खमेनी नहीं बचेगा। खमेनी इसीलिए बुरके में छुपकर बैठा है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अरे भाई उसकी जो अपनी इंटेलिजेंस है वो तो सारी चीजें बता रही है इसराइल को। और इनका मुंह हो गया है काला इसराइलियों का, सॉरी ईरान वालों का। और इसराइल भी एक ऐसा रिटेलिएट करेगा। ये मैटर ऑफ ये नहीं है कि कब करेगा और इफ करेगा, लेकिन करेगा भी कि नहीं करेगा। इसराइल है ये भारत नहीं है दोस्तों, चूड़ियां डाल के बैठा है। हमारे दुश्मन हर रोज हमारे घर के अंदर कॉकरोच भेज रहे हैं, हम चुप हैं। हमारे यहां पर हर रोज आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है, हम चुप हैं। हमारे यहां पर कन्वर्जन पूरे जोरों शोरों से किया जा रहा है तलवार की नोक के ऊपर, हम चुप हैं। हमारे यहां पर लड़कियां का रेप हो रहा है हर रोज, हम फिर भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के ऊपर तो ना बीजेपी को कुछ लेना देना है, ना कांग्रेसियों को, और महात्मा गांधी जिसका दिन है आज उसको तो कभी था ही नहीं। दोस्तों, इसराइल ने अटैक किया लेबनान में जाकर 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने अटैक कर दिया। और मिसाइल अटैक भी इतने ज्यादा थे कि कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन इसराइल उसका बदला लेगा और बदला भी बड़ा लेगा जिसका ईरान याद रखेगा। और हमारे भारत में बार बार बोलता हूं, हमारे भारत में हमारी लीडरशिप ऐसा काम क्यों नहीं करती? क्या डरते हैं हम कि हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा? अरे भाई हर अटैक तो हर रोज ही हो रहा है। हमारे साइकोलॉजिकल वॉर हमारे साथ हर रोज खेली जा रही है। क्या फर्क पड़ेगा? जब हर रोज तिल तिल के मरना है, एक बार मर जाएंगे, हम रेडी हैं मरने के लिए। आप परवाह किसकी कर रहे हैं? आज इसराइल अपने आप को अटैक से बच रहा है पूरी दुनिया के सपोर्ट लिए बिना। वो अकेला अपने डिफेंस सिस्टम्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, वो पूरा वॉर अकेला ही लड़ रहा है। 7 फ्रंट वॉर है उसके साथ। और 7 फ्रंट नहीं है ये, 7 जो मुस्लिम कंट्री हैं उसके साथ साथ लिब्रांडो भी हैं, उसके साथ डीप स्टेट भी है, उसके साथ जिसके साथ लड़ाई है उसकी वो है हमारा बिका हुआ मीडिया। ये सारे के सारे लोगों के साथ अकेला लड़ रहा है। इतनी सी कंट्री है वो। और भारत इतनी बड़ी कंट्री, 3rd या 4th लार्जेस्ट आर्मी और फायर पावर, उसके बाद भी हम डरते रहते हैं। और ये इजराइल इजराइल जो पंगा लेगा इसके रिपल्स पूरे दुनिया में जाने वाले हैं। यूएसए ने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। खड़ा यूएसए किसी के साथ भी नहीं है, उसको हथियार बेचने हैं। और जो मिलिट्री सपोर्ट उसने बोल दिया कि मैं इजराइल को करूंगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे एरिया को और कॉम्प्लेक्स बना दिया।
मुद्दा एक ही है। मैं आज एक चीज आपको डिक्लेयर करता हूं, जो प्लानिंग चल रही है इजराइल के थ्रू, पहले लेबनान को खत्म किया जाएगा, उसके बाद सीरिया खत्म किया जाएगा, ये करते करते पाकिस्तान तक ये सारे कॉकरोचों को ये खत्म करेंगे। यानी कि ये ईरान को छोड़ने वाले नहीं है। यही चीज बाइडेन चाहता था कि जब कमला हैरिस जो है उसको जिताया जाए इस मामले में, एक महीना पहले ये जानबूझकर किया गया है ताकि कमला हैरिस को दिखाया जाए, देखिए डेमोक्रेट्स कितने ग्रेट हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये टची मोमेंट है इसराइलियों के लिए, और इवन जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी। और ये कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करवाने की बजाय इसको वॉलेटाइल किया गया है, जानबूझकर किया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये कॉन्फ्लिक्ट अब इतना बढ़ेगा, ये लेबनान, सीरिया, टर्की, सबको इसके अंदर घुसड़ा जाएगा। अब भारत की पोजीशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी दुनिया तो वॉच कर रही है कि होगा क्या, लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन है भारत के लिए, क्या भारत का रोल होगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? मेरा तरफ से एक ही है, हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, वही सही जैसे यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ थे। अब हमें बोला जाएगा और मोदी जी तुसी जाके वहां पर एक समझौता कराने की कोशिश करो। और इजराइल हमारा एक वाइटल डिफेंस पार्टनर भी है। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, मिलिट्री हार्डवेयर हमारा इजराइल से आता है। ईरान से हम क्रूड ऑयल लेते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी ईरान से है। और मोदी जी जाएंगे, वो पहले ईरान में जाएंगे, फिर इजराइल में जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं है। यानी कि वहां पर जाकर तो आप अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं मोदी जी, थैंक यू सो मच। भारत के अंदर आप वहां पर हर चीज को बैलेंस कर लेते हैं, देश में कुछ भी बैलेंस नहीं है। और मैं जो नेशनलिस्ट भारती हैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा ही डीपर, क्या जो इजराइल ने किया है भारत को यह काम नहीं करना चाहिए हमारे दुश्मनों के साथ? और भाई आपने जिस दिन एक बार आंसर दे दिया, ये नॉर्थ में, ईस्ट पाकिस्तान वाले जो कॉकरोच भेजते हैं हमारे कंट्री में हर रोज, ये सारे बंद हो जाएंगे। चाइना को देख लीजिए, एक बार उन्होंने किडनियां निकाली हैं जो इनलीगली उनके कंट्री में आता है, उसके बाद इन सारे कॉकरोचों ने वहां पे जाना बंद कर दिया। एक भी आदमी चाइना में एंटर नहीं कर पाता। क्यों? वो आंसर ही ऐसा देता है। और हम बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इसके ऊपर दुनिया को बात करनी चाहिए, कोई बात नहीं करेगा जब तक आप इनका फैसला नहीं करेंगे, 1 2 3 ऊपर नहीं भेजेंगे इनको, तब तक कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। मोदी जी आप मुझे बताइए, नेतन्याहू को पूरी दुनिया बोल रही है कि आप ये युद्ध को रोक दीजिए, क्या सुना उसने? और सारी दुनिया आज इजराइल के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है क्योंकि उसने बड़े बड़े कॉकरोचों को मार दिया। और आप गुहार लगा रहे हैं कि हमें रिलीजियस टेररिज्म के ऊपर, जो ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं करेगा आपके साथ। आप जब तक एक फैसला नहीं करते कि मुझे ये कॉकरोचों के उनके घर में जाके घुस के मारना है और बार बार मारना है, एक दो स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, तब तक दुनिया आपकी बात नहीं सुनेगी। आज जब इजराइल ने वहां जाकर ठोका है इनको, इस लेबनान में, हमास के लीडर हो, बेशक वो हिजबुल्लाह के लीडर हो, मार दिए सबको। दुनिया आज इजराइल को सलाम करती है। आप देख लीजिए, मैं कितनी बार ये फोटो दिखाऊं, सारी दुनिया झोंक रही है आज इजराइल के सामने। और मैं बार बार, जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो मुझे फोन करके बोलते हैं आजकल, सुमित जी आप बार बार मोदी जी को बोल रहे हैं कुछ कर कीजिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये मोदी है, सब कुछ ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। और मैं उनको बोलता हूं कि आपने तो बोला था 400 पार होगा इस बार, तब मैं भी बोलता रहा आपको कि 400 पार नहीं होने देगी ये चाइना, अमेरिका सारे इकट्ठे मिलकर आपको 400 पार होने नहीं देंगे। तब भी आप बोलते रहे चिंता मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, 400 पार होगा ही। 350 तो कहीं नहीं गया। एंड आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग अगेन एंड अगेन, इवन दो मैं नेशनलिस्ट हूं, लिबरांडो नहीं हूं, कि मोदी जी को जीतने नहीं देंगे। अभी भी आप यही बोल रहे हैं कि ये मोदी जी को हार्शली मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता, मोदी जी बुरा मान जाएंगे। बुरा मानते हैं, भाड़ में आए मोदी जी भी। मैं ये बोल रहा हूं, भाड़ में जाए मोदी जी, अगर उन्होंने हमारे देश के लिए नहीं कुछ करना, हमारे हिंदुओं को नहीं बचाना, हमारी बहू बेटियों को सेफ नहीं रखना, हमें मोदी नहीं चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें ऐसा वीक मोदी नहीं चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो उसी वक्त फुल एंड फाइनल करे। मोदी जी बोलते थे मैं इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करूंगा, निर्णायक युद्ध होगा। निर्णायक युद्ध, वो उन्होंने आपके साथ युद्ध छेड़ा हुआ है, और आप अभी बोलते हैं कि पहले कभी G20 आ गया इसलिए मैं चुप हूं।
उसके बाद इलेक्शन आ गए, इसलिए मैं चुप हूं। अब मैं डरा हुआ हूं क्योंकि मेरे पास 240 सीटें हैं सिर्फ, इसलिए मैं चुप हूं। क्योंकि जो दो बैसाखियां हैं, अगर मैंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये बैसाखियां मेरी सपोर्ट खत्म कर देंगी। ये है आपकी राजनीति, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा वीक हो गए। यानी कि जैसे ही आप पूरी मेजोरिटी में थे तो बड़े दम धनाकर आप बोलते थे, मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक को अंदर करूंगा। किसको अंदर कर दिया? जिसको किया था उनको तो छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पैसे लेकर। अब बताइए मुझे दोस्तों, क्या ये मोदी चाहिए? क्या ऐसी गवर्नमेंट चाहिए? ओ भाई, कांग्रेस ने तो कुछ करना नहीं है, हमें पता ही था। इसीलिए हमने मोदी जी को चूज किया था कि जो नेतन्याहू आज कर रहा है ये कॉकरोचों के साथ, वही काम आपको करना है। और ये हर रोज कहां पे बहुत बैठे होते हैं, कभी किसी पुल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, कभी किसी ट्रेन को इनॉग्रेट कर रहे हैं, और वो अगले दिन उसी ट्रेन को उड़ा देते हैं। कर लीजिए तरक्की इस देश की। हमें क्या करना था? मिलिट्री डिप्लोमेटिकली हमें आंसर देना था इन दुश्मनों को। हमारे पास भी इतने बड़े बड़े थ्रेट्स हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और इस दुनिया में दोस्तों, जो एनिमी होता है उसको अगर आप स्ट्रांग होने देंगे तो आपके लिए नसूर बन जाएगा। भारत के तो हमने सारे दुश्मनों को पिछले 10 सालों में हमने पनपने दिया है, बढ़ने दिया है। और भाई, रोहिंग्यास थे, बांग्लादेशी थे, वो 5 या 6 करोड़ थे, पिछले 10 सालों में 10 करोड़ हो गए हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी 6 लाख एकड़ थी, आज 10 लाख एकड़ है। बढ़ने दिया मोदी जी ने अपने नाक के नीचे। मदरसा जो लाखों में थे आज करोड़ों में हो गए हैं। मस्जिदें हमारे मंदिरों की जगह पे दोबारा से बननी शुरू हो गई हैं मोदी जी के राज में। और मोदी जी ने चुप्पी साधी हुई है। क्यों? क्योंकि आज महात्मा गांधी का दिन है। मोदी जी ने ये चरखा दोबारा से हिंदुओं को पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि इसी जो चरखा है इसको चलाते चलाते हमें आजादी मिलेगी। दोस्तों, अगर इस चरखे के कारण आजादी मिली होती तो ये चरखा पूरे दुनिया में एक नया मिसाइल की तरह यूज किया जाता। ये चरखा सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए था। लॉयल्टीज जो है इस देश में, जिन लोगों की लॉयल्टी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों की और भगत सिंह जैसों की, जिन्होंने आजादी दिलाई, उनका नाम ही डिलीट कर दिया गया है। और इस चरखे वाले गंजे को हमने बना दिया है हमारा राष्ट्रपिता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को अगर जिंदा रखना था तो इसको राष्ट्रपति बनाना जरूरी था। पूरे लाइफ वो हिंदुओं को गाली निकालता रहा, मुसलमानों की अपीजमेंट करता रहा, उनको खुश करने के लिए 2 कंट्री बना के दे दी, और उसके मरने पर एक ही वर्ड निकला, हे राम। और ये हे राम सिर्फ एक ही आदमी को सुनाई दिया, वो था जवाहरलाल नेहरू, जो साथ में खड़ा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं गेम कितना गहरा है। और मोदी जी जो गांधी 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं, गांधी को भी गोली मार दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुसलमान अपीजमेंट में हिंदुओं का सत्यानाश कर दिया। आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।